भारत को अलग थलग करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें चल रही कि पाकिस्तान ऐसा ट्राई कर रहा है कि ऐसा हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान चीन से सटा जा रहा है और कह रहा है कि भारत के बिना सार्क जैसा कोई ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मालदीव पहुंचकर चीन और पाकिस्तान की कोशिशों को झटका दिया, क्योंकि सार्क देशों में मालदीव भी शामिल है, जो अब भारत के पाले में आ चुका है। पीएम मोदी की धमाकेदार डिप्लोमेसी को देखकर चीन और पाकिस्तान तनाव में होंगे। खासकर पाकिस्तान को यह पता है कि आज नहीं तो कल पीएम मोदी फिर पाकिस्तान को धोएंगे। शायद इसलिए पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां की सेना तक हर कोई कुछ दिन में चीन की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम चीन गए थे, अब पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। मुनीर ऐसे वक्त में चीन गया है जब पीएम मोदी भी लगातार डिप्लोमेटिक दौरे पर है। इधर मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे, उधर असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। चीन से पहले असीम मुनीर अमेरिका गया था, आपको याद होगा। वो इसी हफ्ते श्रीलंका और इंडोनेशिया भी जाएगा। असीम मुनीर ऐसे दौरे करके मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ वही चला रहा है। लेकिन असीम मुनीर यह सोचकर चीन गया था कि उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, कोई रेड कारपेट वगैरह बिछाया जाएगा। लेकिन चीन दौरे पर मुनीर की जमकर किरकिरी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि मुनीर की क्लास लगने वाली है। वैसे तो मीटिंग में मुनीर ने चीन के साथ दोस्ती को भाईचारे पर आधारित बताया, चीन के साथ पार्टनरशिप को चट्टान की तरह मजबूत बता दिया, चीन को आयरन ब्रदर तक बता दिया। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर से पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई, पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए डांट भी लगाई। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक समेत कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में चीनी नागरिकों और चीन के प्रोडक्ट्स को बचाने में फेल रहा। मार्च 2024 में उत्तरी पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम हमले में 5 चीनी वर्कर की मौत हो गई थी। नवंबर 2024 में कराची में 2 चीन के नागरिकों की पाकिस्तानी गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2024 में कराची हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। मार्च से जुलाई 2025 के बीच ही कम से कम 4 बार चाइनीज नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से जब खुद को बचा नहीं पा रहा है तो वो चीन को क्या ही बचा पाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है कि इतनी भीख मिलती है, कम से कम उसके लोगों को तो बचाओ भाई, तुमको इतना भीख दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, दूसरी तरफ भारत का सम्मान पर सम्मान। लेकिन इसके बावजूद भारत में गजब की पॉलिटिक्स चल रही है और उसी से जुड़ा अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं। इधर राहुल की डस्टबिन वाली पॉलिटिक्स, उधर खड़गे ने मान लिया कि मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है क्या। राहुल गांधी मिक्स जाति के हैं, किस कांग्रेस नेता ने गजब का दावा ठोक दिया। आज संसद फिर क्यों नहीं चली, क्या बवाल हुआ है, राहुल गांधी कौन सी ओबीसी वाली पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, अब इसका चैप्टर खोलता हूं। पूरी दुनिया आज की डेट में भारत को बेस्ट बता रही है, लेकिन भारत में देखिए क्या हो रहा। पूरा इंडी गठबंधन यह बताने में जुटा है कि भारत में सिस्टम कितना खराब है। जिस चुनाव आयोग का नाम दुनिया भर में है, उस चुनाव आयोग को इंडी गठबंधन सिर्फ इसलिए घेर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन करवा रहा है। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रोटेस्ट आज भी चला। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, एसआईआर को लोकतंत्र पर वार बताया जा रहा है। आप ये भी देखिए कि एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन पर बवाल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जाति की राजनीति को धार दे रही। आज दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी ने खुलकर ओबीसी पॉलिटिक्स की। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की बात की। राहुल गांधी के साथ खड़गे ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर और जाति वाली राजनीति के दम पर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिक पाएगा। आज आपको विस्तार से यह बताऊंगा और एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों का फैक्ट चेक भी करेंगे। लेकिन पहले जो आज हंगामा हुआ, जो पॉलिटिक्स हुई, जो फाड़ के डस्टबिन में डालना हुआ है, जरा देखिए उसकी एक झलक। आज यहाँ शपथ लेते हैं वैसे ही लड़ेंगे जैसे हमारे पुरखों लड़े। सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करें। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता।
आज संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन था, लेकिन आज भी इंडी गठबंधन ने बिहार के वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर यानी एसआईआर का जोरदार विरोध किया। संसद फिर नहीं चल पाई। इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास जमकर नारेबाजी की। सभी के हाथों में एसआईआर का पोस्टर था और एक बैनर जिस पर लिखा था एसआईआर लोकतंत्र पर वार है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, डिंपल यादव जैसे कई नेताओं ने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया। इसके बाद सारे नेताओं ने एसआईआर वाले पोस्टर को फाड़-फाड़ के डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। मतलब यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने एसआईआर वाले पोस्टर को डस्टबिन में डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एसआईआर के पोस्टर को फाड़ के डस्टबिन में डाला, यानी पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और यह जताने की कोशिश की गई कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग कितना बड़ा, मान लीजिए कि इनकी नजर में अपराध कर रहा है। सुनिए एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं। हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। वेरी अनफेयर, और ये कम्प्लीटली अपने आप को बेनिफिट करने के लिए बीजेपी कर रही है। पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली, अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। इंडी गठबंधन बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध किए जा रहा है और चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है, चुनाव आयोग पर मनमाने आरोप लगा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने अब जो फैसला लिया है उससे इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अपने संवैधानिक अधिकार के तहत वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने का निर्णय लिया गया। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए शेड्यूल सही समय पर जारी भी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से इंडी गठबंधन को जैसे करंट लग गया। अभी तक बिहार के लिए हंगामा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन अब पूरे देश में एसआईआर होगा और चुनाव आयोग को इसका संवैधानिक अधिकार भी है। ऐसे में इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी डर गई है और अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस तरह के काम कर रही है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। यही लोग कुछ दिन पहले बैठ के कह रहे थे, तेजस्वी यादव वगैरह, कि उनको एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, एसआईआर के तरीके से प्रॉब्लम है कि चुनाव के ठीक पहले क्यों है। तो भाई अब तो चुनाव बहुत जगह नहीं है, इस साल तो सिर्फ बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में अगले साल है, फिर कहीं कहीं और होगा। तो पूरे देश में अब बहुत चुनाव के बहुत पहले एसआईआर हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है। दूसरा कि ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके एसआईआर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। तो फिर ये लाल किताब संविधान का क्या लहराते हैं जब संविधान को मानना ही नहीं है इन लोगों को। इंडी गठबंधन का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इस पर सफाई दे चुका है। आज ही चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए, बिहार में एसआईआर कितनी स्पीड से हुआ है आप इसको देखिए। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून को बिहार में एसआईआर कराने का आदेश दिया गया था। एक महीने के अंदर बिहार के 99.8% मतदाताओं को कवर किया गया है। 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं के फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है। बचे हुए वोटर्स का वेरिफिकेशन 1 अगस्त तक कर लिया जाएगा। एसआईआर से पता चला है कि बिहार में 22 लाख मतदाता जीवित नहीं है। 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगह मिले हैं। 35 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से जा चुके हैं। यानी एसआईआर से बिहार के मतदाताओं की सारी जानकारी चुनाव आयोग को मिल चुकी है और अब इसी जानकारी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनेगी जो पूरी तरह से सही होगी। यही बात सरकार भी कह रही है कि जो लोग जिंदा नहीं है उनके नाम वोटर लिस्ट में क्यों होने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है भाई जो लोग जिंदा नहीं है, मर गए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। या तो आप उस आदमी को खड़ा कर दीजिए कि ये जिंदा है, देखिए इसका नाम हटा दिए हैं मरे हुए में डाल के, और नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई। हो सकता है कि भाई जिसका नाम हट रहा है, जो जिंदा नहीं है, उसका भूत आके मान लीजिए वोट करता, तो हो सकता था कि भाई वो बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करता। सुनिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कह रहे हैं, पहले उसको सुनिए, खैर आगे की बात बता। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया,
जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये विपक्ष की पॉलिटिक्स एक्सपोज होती जा रही है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि इसका मतलब ये लोग बिहार चुनाव हार रहे हैं, ये समझ गए हैं और अभी से अपने हार की वजह जो है ना वो लोगों के सामने सेट कर दे रहे हैं कि भाई हम में कोई कमी नहीं है, वोटर वेरिफिकेशन हो गया इसलिए जो है बीजेपी जीती। कांग्रेस वोटर वेरिफिकेशन के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमले कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को। तुम सबको सता रहे हैं, तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। चल गया, 1 बार 2 बार 3 बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे को समझ में नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ना, उनमें एक बहुत खास बात, वो बोलते बोलते सच बोल जाते। कह रहे हैं कि लोगों में चिढ़ क्यों नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आता। यानी वो खुद मान रहे हैं कि पब्लिक नरेंद्र मोदी से चिढ़ी हुई नहीं है। खुद कह रहे हैं कि तुम हमको मिट्टी में मिला के खुद जिंदा रहना चाहते हो और 1 बार 2 बार 3 बार कर लिया, अब नहीं होगा। यानी मान रहे हैं कि 3 बार मोदी ने मिट्टी में मिला दिया। बोलते हैं तो बोलते बोलते में ना फ्लो में निकल जाता है सब। यानी कांग्रेस इस बात से परेशान है कि देश की जनता पीएम मोदी के खिलाफ हो क्यों नहीं रही है, चिढ़ क्यों नहीं रही है मोदी से। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस हंगामा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि इस हंगामे से उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कांग्रेस अब फिर से ओबीसी कार्ड खेल रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस ने भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में कांग्रेस के कई ओबीसी नेता मौजूद थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इस कार्यक्रम में कई दूसरे नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे और जो काम दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे। देखिए शपथ ले रहे हैं लोग। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं और इसके जरिए ओबीसी समाज को समान भागीदारी देने का वादा करते हैं। आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर अपनी गलती भी मान ली। राहुल ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के मुद्दे समझना आसान है, लेकिन ओबीसी की समस्या समझना मुश्किल है। राहुल ने कहा कि अगर उन्हें ओबीसी समाज के इतिहास के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होता तो वो काफी पहले जातिगत जनगणना करवा देते। सुनिए राहुल गांधी। अनटचेबिलिटी उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। आज सबकी जीवा पर जो है ना मां सरस्वती विराजमान थी, सब सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी का इतिहास ज्यादा अच्छे से पता नहीं था। अगर पता होता तो कांग्रेस सरकार के दौर में ही कास्ट सेंसस करवा देते। बॉस, आपको नहीं पता था, बाकियों को भी नहीं पता था। आप थोड़े प्रधानमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे उनको भी नहीं पता था। इतने सीनियर कांग्रेस के नेता, किसी को ओबीसी के बारे में पता ही नहीं था। और आपको मतलब ऑलमोस्ट, आप जिस तरह से कहा जाता है कि भाई रिमोट से सरकार चल रही थी, तो जो रिमोट पकड़े हुए लोग हैं उनको ही नहीं पता कि ओबीसी की समस्या क्या थी। और ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, इनको 2025 में अब जाके समझ में आ रहा कि ओबीसी की समस्या क्या है। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने खुद की पीठ भी हालांकि थपथपा ली। राहुल गांधी ने कह दिया कि दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुद्दे उठाने के लिए उनको अच्छे नंबर भी मिलने चाहिए। वो जिस मुद्दे को उठा लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में आप लोग यानी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका वाड्रा से पूछ सकते हैं। सुनिए एक बार वो बयान। जहां तक मैंने, चाहे वो
आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और यह कोशिश आज से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से कर रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी से जातिगत जनगणना वाला मुद्दा भी अब छीन लिया, तो अब राहुल गांधी ओबीसी सेंटिमेंट को भड़काने में लगे। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल गांधी को ओबीसी समुदाय का मसीहा बताने में लग गए। आप देखिए कि आज कांग्रेस के कार्यक्रम में डॉक्टर कांचा इलैया ने राहुल गांधी को कई जातियों का मिक्स बता दिया। डॉक्टर कांचा इलैया तेलंगाना में कास्ट सर्वे के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। सुनिए वो क्या कह रहे राहुल गांधी किस जाति के। You know what their caste background is? Gandhi was from Banya caste. Ambedkar was from Dalit caste. Patel was from Shudra OBC caste who liberated my own state from Nizam. And Nehru was from Brahmin caste. Rahul is a mix of all castes today. He's a mix of all castes. अब ये कैसे होता है ये कांग्रेस वाले जी ही समझ सकते हैं। खैर ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा हजारों की सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी के घर इतने नोट, इतना सोना मिला कि देखिएगा तो आंखें फटी रह जाएंगी। गड्डियों से भरी तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी के वो खबर जिसकी हर तस्वीर आपके होश उड़ा देगी, अब आपको देखना चाहिए। इस देश में सड़कें टिकती नहीं है, गड्ढे पड़ जाते हैं, पुल टिकते नहीं है, कभी भी गिर जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा टिकी रहती है वो है करप्शन। सिस्टम में करप्शन का ऐसा कीड़ा लगा है कि आए दिन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के काले धन का खजाना निकल ही आता है। जो नौकरी तो मामूली सी कर रहे होते हैं, सैलरी हजारों की होती है, लेकिन भाई साहब नोटों की ऐसी गड्डियां निकल आती हैं, आप देखिए आंखें फटी रह जाएंगी बॉस। ये काले धन के कुबेर हैं। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, हैरान हो जाएंगे। नोटों के बंडलों का अंबार लगा हुआ है, अलमारियां और तिजोरियां नोटों से भरी हुई हैं, और ये आज की ही तस्वीर है बॉस। देखिए वो नोट ऐसे सटा सटा के रखा है कि नोट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। वो आपस में कह रहे हैं कि थोड़ा जगह दे भाई, मेरे पास जगह नहीं है। दूसरा कह रहा मेरे पास कहां जगह है, उधर देख 200 का नोट है। वो कह रहा इधर देख पीछे 500 का नोट पड़ा है, मैं कहां जाऊंगी। नोट परेशान है भाई, उनको जगह नहीं मिल रही। और ये तस्वीरें ओडिशा से आई हैं जहां हजारों की सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो नोटों के इतने बंडल मिले कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई नोटों से बिस्तर भर गया था। 1.5 करोड़ रुपए तो रेड के वक्त ही फ्लैट में मिल गए। इसके अलावा सोने की ईंटें मिली हैं, सोने के सिक्के मिले, इतना कुछ मिला कि भाई सब हैरान रह गए। हैरान इसलिए क्योंकि जिस सरकारी कर्मचारी के पास से इतने नोट, इतना सोना मिला, उसकी सैलरी 1 लाख रुपया भी नहीं है भाई। वो कोई बड़ा सरकारी बाबू भी नहीं है भाई। मुश्किल से 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी होगी महीने की। घर ऐसा कि कोई देखकर नहीं कह सकता कि अंदर इतने करोड़ों रुपए होंगे। आप घर देखिए, ठीक से पोचाड़ा भी नहीं कराया है, पेंट नहीं कराया ढंग से, गुलाबी गुलाबी रंग दिया। लोग कह रहे हैं अंदर गुलाबी नोट होंगे, ये किसी को पता ही नहीं था। अच्छा गुलाबी वाले तो आजकल आते नहीं, पीले हरे। जिसके घर से काले धन का खजाना मिला वो कौन सी नौकरी करता था, उसकी पूरी कहानी आज आपको बताऊंगा। और ऐसे ही दूसरे काले धन के कुबेरों के कारनामे बताऊंगा जिसे देखकर माथा चकरा जाएगा। लेकिन जो मिला है ना बॉस, एक ट्रेलर देखिए जरा पहले। ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट में जब एक फ्लैट पर रेड डाली तो उनकी आंखें फटी की फटी रही। देखिए कैसे एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नोटों की गड्डियों का अंबार लगा पड़ा है जिनमें पुराने नोटों की भी गड्डियां हैं और नए करारे नोटों की भी गड्डियां हैं। कई गड्डियों पर तो बैंक की स्टैंप तक लगी हुई है भाई। 500-500 के नोटों के साथ 100-100 और 200-200 के नोटों की भी गड्डियां मिली।
और अभी तो रुकिए, अभी तो आपको सिर्फ कैश दिखाया है, गोल्ड और ज्वेलरी देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। विजिलेंस टीम को रेड के दौरान सोने के बिस्किट मिले, वो देखिए उधर, जैसे फिल्म में नहीं आता था वो सोने के बिस्किट लेके, 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के मिले, सोने के कंगन भी मिले। ये देखकर आज आपको सोना नहीं आएगा ढंग से, मतलब नींद नहीं आएगी ढंग से, सो नहीं पाइएगा, लेकिन इतना सोना दिख रहे हैं हमें, वहां बैग में भर के। यहां आदमी देखिए, अधिकारी जिधर खोल रहा है उधर नोट लेके आ रहा है। पूरे फ्लैट में विजिलेंस विभाग की टीम जहां हाथ डालती थी वहां से नोट निकल आता था। जिस भी अलमारी को खोल रहे थे काले धन का खजाना निकल रहा था, कहीं से कैश निकल रहा है, कहीं काली कमाई से बनी प्रॉपर्टी के कागजात निकल रहे हैं, कहीं से गोल्ड निकल रहा है। भाई अलबला गए वो लोग कि कहां छापा मार दिए, इतना तो हम भी नहीं सोचे थे छापा मारने के बाद। काली कमाई का खजाना मिलने की झड़ी लग गई। विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़ गए। पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई थी। नोटों की गड्डियों को एकदम करीने से सजा के रखा था, क्योंकि इतनी है जरा आप फैलाइएगा तो जगह ही नहीं बचेगी, तो एकदम सटा सटा के रखा हुआ है। अभी तो और देखते जाइए, नीचे वाले में भी तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी मिली। उसे जब खोला गया तो उसमें भी कैश भरा पड़ा था। ये देखिए, तिजोरी के अंदर तिजोरी है, ड्रॉर टाइप का। भाई तिजोरी भी सोच रही है कि एकदम इतना ओवरलोडेड हो गई हूं मैं कब खाली होंगी। उसने सांस ली होगी विजिलेंस के लोगों को देख के, या अब थोड़ा इसमें से कुछ माल निकलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जरूर किसी बड़े ज्वेलर या बड़े बिजनेसमैन के ठिकाने पर रेड मारी गई होगी तभी इतना काला धन मिला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। भाई को देखिए, इसके घर से मिला है भाई, ये उस घर का सफाई कर्मचारी नहीं बैठा है, यही इसी का घर है, इसी का पैसा है। ये काला धन किसका है उसका हुलिया आप देखिए। ये पलंग पे जो भाई बैठे हैं, बाल उड़ गया, कमीज देखिए बॉस, पैंट देखिए। आदमी सोचता है कि इतना पैसा रखा है, कुछ ढंग का तो कपड़ा उपड़ा पहना होगा। करोड़ों रुपए का काले धन का मालिक है ये। आप एक और तस्वीर देखिए बॉस, जिसमें करोड़ों के काले धन का मालिक कुर्सी पे बैठा है और पीछे दीवार पर सीलन लगी हुई है। बताइए बॉस, इतना पैसा चाप के बैठा है, सीलन नहीं हटवा सकता है, लेकिन सीलन हटवाएगा तो बाहर लोगों को शक होगा कि इतना कैसे कर रहा है भाई, तो कम कमाने वाला आदमी है। इसीलिए इतना पैसा कमा के भी इस टाइप से रह रहा है। टी शर्ट का गला जो है वो छाती के नीचे आने को तैयार है। इसकी हालत देखकर कहीं से लग रहा है कि काले धन का कुबेर हो सकता है। लग रहा है कि बाप रे बाप, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो। वैसे बात सही भी है, ये नौकरी ही करता है और सरकारी नौकरी करता है। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक है। हरकत नापाक है, नाम नेपाक है। इसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की। आरोपी रामचंद्र नेपाक अभी ओडिशा में कोरापुर के जयपुर फॉरेस्ट रेंज में तैनात है। विजिलेंस विभाग के मुताबिक इसकी मंथली नेट सैलरी 69,680 रुपया है बॉस। मतलब पूरा 70,000 रुपया भी नहीं है इसकी सैलरी। वन विभाग में डिप्टी रेंजर है भाई, जिसके घर में नोट बरस रहे हो, नोटों का फल देने वाला जो है वो पेड़ लगा हो, वो जंगल में रह के क्या ही कर रहा होगा। अब इतनी कम सैलरी वाले एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के पास इतनी अकूत धन संपत्ति मिली है तो जाहिर है एक नंबर की कमाई तो होगी नहीं। डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है, जिस पर विजिलेंस विभाग की काफी वक्त से नजर थी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उसके कई ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है। गोल्ड के 4 बिस्किट, 10-10 ग्राम के सोने के 16 सिक्के, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी मिली है। 3 फ्लैट के कागजात मिल चुके हैं। वो 3 फ्लैट के कागजात, यहां लोग एक घर नहीं खरीद पाते, वन विभाग में डिप्टी रेंजर 3 फ्लैट, इतना कैश, सोना। आरोपी रामचंद्र जिस 2 BHK फ्लैट में रहते हैं उसकी काली कमाई का खजाना वहीं से मिला। इस फ्लैट को बाहर से देखने पर अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि इस फ्लैट के अंदर करोड़ों रुपए का काला धन रखा हुआ मिलेगा। देख रहे हैं आप, अब मेन गेट जो फ्लैट वाला था वो दिखाइए जरा, एकदम छोटा सा है, कोई सोच ही नहीं सकता कि अंदर इस तरह का जो है इतना नोट मिलेगा। विजिलेंस विभाग ने काले धन का कुबेर बने डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये इकलौता नहीं है जिसके पास से करोड़ों का काला धन बरामद हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि अभी 30 मई को ही ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला था।
जिसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी थी भाई। और विजिलेंस विभाग की टीम ने घंटों तक जमीन पर बैठ कर नोटों को गिना, उनके हाथ थक गए। और बगल वाला कहता है थोड़ा मेरा हाथ दबाओ यार, फिर दूसरे का दबा, फिर कहा कि एक काम करो मशीन मंगा लो, इतना अपने हाथ से नहीं। चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ ने घबराकर कैश के बंडलों को अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंक दिया। आस पड़ोस के लोग भी कहे होंगे कि पहले फेंके होते भाई तो हमको मिलता, हमको भी कुछ फायदा होता। तो विजिलेंस वाले सब उठा के ले गए, लेकिन विजिलेंस वाले भी वहीं फ्लैट के नीचे खड़े थे, उनको पता था ही फेंकेगा पीछे, अभी रुको पकड़ते हैं। उन्होंने वीडियो भी बना लिया, कैश भी उठा लिया। इंजीनियर ने जो कैश नीचे फेंका था उसे भी विजिलेंस की टीम ने रिकवर कर लिया। ये वही 500-500 के नोटों के बंडल हैं जो इंजीनियर ने खिड़की से नीचे फेंके थे। खिड़की से फेंके गए नोट नीचे एक टीन शेड पर गिरे थे, जिसे अधिकारियों ने बरामद कर लिया। आरोप यह है कि सब करप्शन का पैसा है, जिसमें सरकारी सिस्टम में ऊपर से नीचे तक सबकी जेबें भरी गई। अभी जून में ही ओडिशा में ही एक सब कलेक्टर को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आईएएस अधिकारी धीमान चकमा के घर पर रेड डाली गई तो वहां कितना कैश मिला, आप तस्वीरें देखिए। जब नोटों की गड्डियों को एक के ऊपर एक रखा गया तो पूरा डबल बेड भर गया। 500 के नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों की गड्डियां, 100 के नोटों की गड्डियां बेड पर चादर की तरफ बिछ गई। यह सारा कैश सब कलेक्टर साहब के सरकारी आवास से बरामद हुआ। आप देखिए कि देश के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से 100 करोड़ रुपए का कालाधन पकड़ा गया, जिसमें 10 लाख रुपए कैश मिला था। साथ में आरोपी की कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के आरोपी के ठिकाने से 2 क्विंटल यानी 200 किलो चांदी की